चलिए तो फ्रेंड, मोशन इन प्लेन में आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ समय वेक्टर्स की। तो आर्टिकल नंबर 4.4 आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो यही हेडिंग दे दीजिए आप, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और पहला है उसमें ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम तो बेसिकली फॉर्मूला मेथड ही ज्यादा यूज करेंगे। तो चलिए पहले ग्राफिकल मेथड हम पढ़ लेते हैं। एक वेक्टर ए ये बनाया गया है और एक वेक्टर बी ये बनाया गया है फिगर नंबर 4.4 में। And our aim is to find vector a plus b। ये a है और b है और हमारा एम है वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना। ये हमारा एम है। इसका तरीका ये है कि आप a का जहाँ हेड है ना, वहां b की टेल रखो। ऐसा लिख दीजिए, displace b parallel to itself, displace b parallel to itself so that its tail is at the head of vector a। b को इसके पैरेलल डिस्प्लेस करिए और यहां से b को आप उठा के कहीं यहां ला सकते हैं। यहां था ऐसा, उसको यहां ले आइए। अगर आपको a प्लस बी निकालना है तो आप b को डिस्प्लेस करिए और a के हेड पे ले आइए और ऐसा रख दीजिए। और अब ये अब लिख दीजिए, नाउ द रिजल्टेंट is represented by a vector joining tail of A to head of B, tail of A to head of B। ये इनका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, ये ज्योमेट्रिकल मेथड कहलाता है या ग्राफिकल मेथड कहलाता है। और आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने में फाइनली इसे ज्यादा यूज नहीं करते हैं। a प्लस बी निकालना है तो b को a के पैरेलल शिफ्ट करिए, b को a के पैरेलल शिफ्ट करिए और इनिशियल वेक्टर के टेल को फाइनल वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दीजिए। ये a प्लस बी डिनोट करता है। a प्लस बी को ही हम रिजल्टेंट ऑफ a एंड b कह रहे हैं। मैं इसमें ऐसा भी कर सकता था कि अगर ये a है और ये b है, मान लीजिए ये b है, तो मैं a को ऐसा डिस्प्लेस करता, a को डिस्प्लेस करता इस तरह से कि a यहां से आ जाता है। ये किसी भी एक वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सकता है। आप a को या b को डिस्प्लेस करें खुद के पैरेलल और इस तरह से रीअरेंज करें कि एक का हेड दूसरे की टेल पे मिल जाए। एक का हेड और दूसरे की टेल, यहां पर भी ऐसा ही होगा। अब मैंने b का ये टेल है, ये हेड है और a को यहां ले आया, मैं यहां से पैरेलल यहां डिस्प्लेस कर लिया। अब इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन को हम रिजल्टेंट कहेंगे, a प्लस बी कहेंगे। किसी भी एक वेक्टर को खुद के पैरेलल डिस्प्लेस कर लीजिए और उसको दूसरे वेक्टर के हेड से, एक के हेड पे दूसरे का टेल जोड़ दीजिए। बस यहाँ मैंने a के हेड पे b का टेल जोड़ा और यहाँ b के हेड पे a का टेल जोड़ा। ये मेथड थोड़ा सा टफ है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसे बहुत कैजुअली भी अगर आप पढ़ेंगे तो चलेगा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। रीजंस मत पूछिए कि यार ये a प्लस बी क्यों है, अभी ये रीजन मत पूछिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो सिर्फ पहचानिए।
क्या किसी भी एक के वेक्टर को खुद के पैरेलल डिस्प्लेस करिए। अब जो इनिशियल वेक्टर का टेल है और जो फाइनल का हेड है दूसरे वाले का, उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वही वेक्टर a प्लस बी दिखाता है। कैसे हमें नहीं मालूम। ओके, अब इसमें ए बी और सी का जो फिगर 4.4 के फिगर डी में दिखाया है वो काफी कुछ दिखाया है। अच्छा, हाँ, ए प्लस बी और बी प्लस ए एक्चुअली क्या है, ये जो दूसरे केस में हमने दिखाया ना वो बी प्लस ए दिखाया। पहले बी लिया और फिर ए को अगर मूव कर रहे हैं तो ये बी प्लस ए है, बी को अपनी ही जगह रखा और ए को मूव किया, वो बी प्लस ए है। बट ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, 2+3 करो या 3+2 करो, बात तो एक ही है। इसलिए किसी भी वेक्टर को खुद के पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सकता है। यार इस पे बहुत ज्यादा इनिशियली ध्यान ना दें। जो मैथमेटिकल वाले तरीके होते हैं ना चीजों को पकड़ने के, बस उन पे ज्यादा ध्यान दें, उनके भी फाइनल कंक्लूजन्स पे। एनीवे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, एक ए बी सी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। अब अगर मुझे a प्लस बी निकालना हो, तो ऑलरेडी a का ये हेड है और b का ये टेल है, तो b तक का ये c था, ये यहीं से था, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये a है, ये b है और ये c है। तो a प्लस बी जो है ना, a प्लस बी तो ये आ ही जाए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, क्योंकि एक का टेल और एक का हेड, इनिशियल वाले का टेल और फाइनल वाले हेड के हेड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो a प्लस बी है। अब अगर मैं b प्लस सी की बात करूं, तो ये वेक्टर b है और ये वेक्टर c है, और ऑलरेडी उसी तरह अरेंज है कि b का जो हेड है वहां c की टेल है, एक का हेड और एक का टेल मिल रहे हो तो फाइनल टेल और हेड को मिला दीजिए। ये जो है एरो का भी जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बी आप पहले यहाँ गए और फिर सी यहाँ गए, तो फाइनल ये टेल, इनिशियल टेल और फाइनल हेड, इसकी डायरेक्शन में आपका फाइनल आएगा रिजल्ट। ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, भाई एक टेल और एक हेड तो यहाँ मिल ही गए, तो जो पहले वेक्टर का टेल था ना और जो फाइनल वेक्टर का हेड है, ये रिजल्टेंट का टेल और ये रिजल्टेंट का हेड कहलाए। ये लाइन आप चाहे तो लिख सकते हैं, tail of initial vector, tail of first vector is also the tail of the resultant vector. Tail of first vector is also the tail of the resultant vector, and head of final vector is also the head of resultant vector. अब हम यहाँ पे और भी निकालना चाहते हैं a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। ये मेरा वेक्टर a प्लस बी है और ये वेक्टर c है। अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो ये a प्लस बी है और ये c है, तो ये रिजल्टेंट आएगा मेरा, ये वेक्टर है वेक्टर a प्लस बी और उसमें मैंने ये ऐड कर दिया c। तरीका तो आप जानते हैं, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, एक का हेड और एक का टेल मिल रहा है, किसी का भी हेड और किसी का भी टेल अगर मिल रहा है तो बस जो बचा हुआ जो वेकेंट कॉर्नर है जहाँ टेल है वो रिजल्टेंट की टेल है और जो वेकेंट हेड है वो रिजल्टेंट का हेड है। ये वेक्टर a प्लस बी प्लस सी हो गया, ये वेक्टर a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब हम ये भी कर सकते हैं, पहले b प्लस सी को ऐड करें, ये b प्लस सी है, ये तो पता ही है ना, ये तो b प्लस सी है, ये a है। अब a को अलग बाहर रखा है और b प्लस सी में ऐड कर रहे हैं, ये a है और ये b प्लस सी है, तो फिर से ये इस ट्रायंगल में भी तो ये वेक्टर a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, ये इसी को इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वो एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना चाह रहा है
एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना चाह रहा है, और प्रूफ्स अगर हम नीट की बात करें तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देखिए साहब, ये है ए और ये है बी, तो ये है ए प्लस बी और ये है सी। तो ए प्लस बी एक वेक्टर हो गया, और ए प्लस बी में मैंने सी को ऐड किया, ए प्लस बी में सी को ऐड किया। अब मैं कह रहा हूँ ए को ये अगर ये बी है और ये सी है तो ये बी प्लस सी है, ये बी है और ये सी है तो ये बी प्लस सी है। अब बी प्लस सी में ए ऐड करो तो ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों का आंसर सेम ही तो आ रहा है। तो कह रहा है ए प्लस बी में चाहे तुम सी ऐड करो चाहे बी प्लस सी में तुम ए ऐड करो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब तुम एडिशन का ऑर्डर, क्लबिंग जो है वो डिफरेंट कर सकते हो, एसोसिएट किसी को किसी से भी कर सकते हो। ए प्लस बी को सी से एसोसिएट करो या बी प्लस सी को ए से एसोसिएट करो, वो एक ही बात है। सो दिस इज एसेंशियली प्रूफ फॉर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमें प्रूफ नहीं चाहिए, हमसे अगर कोई पूछे कि भाई वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं, तो हमें शायद थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये भी फाइनली इवेंचुअली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पाया जाएगा। ये पूरा का पूरा डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप दोबारा न देखें बिल्कुल चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो ये कह रहा है वही हेड टू टेल मेथड, जहां आपने ग्राफिकल मेथड लिखा ना शुरू में, ज्योमेट्रिकल मेथड, उसको ब्रैकेट में एक नाम लिख दीजिए, हेड टू टेल मेथड। और एक तो ये बात लिख दीजिए, ये बात लिख दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, हेड टू टेल मेथड को हम एक चीज और लिख सकते हैं, वहीं आप ब्रैकेट में लिख दीजिए हेड टू टेल मेथड, और एक बात ब्रैकेट में आप लिख दीजिए ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये और बेटर डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हाँ, बन तो ट्रायंगल ही रहा है, ए यहाँ है बी यहाँ है, और जो रिजल्टेंट आएगा उसको बनाने के बाद एक ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। इसलिए इसेंशियली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, तो क्योंकि ट्रायंगल तो बन ही रहा है, जो रिजल्टेंट है दैट इज ऑलवेज थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इस बारे में और बाद में बातें होंगी, अभी तो हम केवल लिख रहे हैं वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज। तो नंबर 1 लिख दीजिए, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब द ऑर्डर कैन बी रिवर्स्ड, ऑर्डर कैन बी ऑल्टर्ड। कम्यूट का मतलब होता है टू ऑल्टर, एंड कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर जब आप पलट सकते हैं। आप अगर a प्लस बी से भी आंसर वही आएगा और b प्लस ए से भी आंसर वही आएगा अगर, तो फिर वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। और फिर नंबर 2 लिख दीजिए, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव मतलब आप a प्लस बी के रिजल्टेंट के साथ c एसोसिएट करें, या b प्लस सी के रिजल्टेंट के साथ a एसोसिएट करें, एक ही बात है। इनमें भी क्लबिंग, जो पेयरिंग अपन कर रहे हैं वो डिफरेंट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर एडिशन इज वेरी फ्लेक्सिबल, जो चाहे करो, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, a में b प्लस सी ऐड करो या a प्लस b में c ऐड करो, एवरीथिंग इज फाइन। So vector addition is very flexible, and so everything will be fine with it. But मेरे हिसाब से, in my opinion, ये जो triangle law of vector addition की बात आई है, हाँ ये थोड़ी बहुत काम की है, और हम जो ये समझे हैं कि भाई ये अगर ऐसे हैं तो इन लोगों का रिजल्टेंट ये आएगा। ये अभी जस्टिफाई करना बाकी है कि a प्लस बी का रिजल्टेंट ये क्यों है, पर बस ये जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है इसको पहचानना एक बात ठीक है। बाकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव अलग से आपसे कभी कोई नहीं पूछे, किसी न्यूमेरिकल में ही कहीं आपको इन्हें अप्लाई करना पड़ जाएगा, बस उतना ही रहेगा, इन पे अलग से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए,
क्वेश्चन लिख दीजिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स। रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स। भाई अगर ये वेक्टर ए है और ये वो दूसरा वाला ए है, अब इस डायग्राम में तो मुझे इसे माइनस ए कहना ही पड़ेगा। एक वेक्टर में जब आप उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर एरो दिखा देते हैं और उसकी डायरेक्शन दिखा देते हैं तो कायदे से आपको किसी को भी माइनस लिखना नहीं चाहिए। पर एक ही डायग्राम में अगर मैं इसे भी ए लिखूंगा और इसे भी ए लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं इसे माइनस ए कह रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी नहीं कहता तो भी मैं समझ जाता कि भाई इसे ट्रायंगल तो मेरा बन नहीं रहा, ये ए है और अगर ये थोड़ा भी एंगल बना रहा होता दूसरा वाला तो ट्रायंगल बनता। अभी तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, इसी के ऊपर आ जाएगा दूसरा वाला। यहाँ से यहाँ गए और पहले यहाँ से यहाँ जाते थे तो दैट वाज इक्विवेलेंट टू यहाँ से यहाँ जाना। पर अब तो आप ए यहाँ गए और माइनस ए यहीं आ गए तो आप तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। आंसर लिख दीजिए, we start from the some point and we end at the same point। वेक्टर ए के लिए आप वहां गए और माइनस वेक्टर ए के लिए आप वापस वहीं आ गए, so we end at the same point। we end at the same point, so a triangle is not being formed। इस तरह ट्रायंगल बन नहीं पा रहा है। and so the resultant is 0। side of the third side of the triangle is 0, third side of the triangle is missing and third side of the triangle represents the resultant। third side of the triangle represent करता है resultant को। अगर ये ऐसे जाते और ऐसे आते तो ये इतना resultant होता और बिल्कुल ऐसे ही आ जाते तो भी इतना resultant होता या ट्रायंगल बनता। तो अगर आप ए वहां गए और ए बिल्कुल यहीं पर आ गए तब तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बन ही नहीं रही है। So resultant side, third side of the triangle, ऐसा लिख दीजिए चलिए, third side of the triangle represents the resultant। Third side of the triangle represents the resultant of the other two sides। Third side of a triangle represents the resultant of the other two sides। और यहाँ पे जो third side है वो 0 है। यहाँ पे जो थर्ड साइड है वो 0 है, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट फिलहाल 0 है बस। और जब एक आंसर कभी भी आपको वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन का आंसर जब भी 0 आता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 वेक्टर। लिख दीजिए, द आंसर इज कॉल्ड 0 वेक्टर। इस आंसर को हम लोग बोलते हैं 0 वेक्टर और नल वेक्टर। 0 मतलब नल, NULL। अब हमारा ये कहना है कि भाई इस समय मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद चाहे हमने a + b किया चाहे a - b किया जो भी किया, रिजल्टेंट आ रहा है 0। तो बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी थी पर इसका आंसर आ रहा है 0। तो आई वांट टू रिटेन द इंफॉर्मेशन दैट बेसिकली इट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्टेंट 0 आ रहा है, ये बात सही है। मान लीजिए फोर्स किसी बॉडी पे 2 न्यूटन का लगा है, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। या चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर इधर है और फिर 2 मीटर इधर है तो आप वापस तो आप यहाँ गए और वापस वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। पर हम इस डिस्प्लेसमेंट को 0 के बाद 0 वेक्टर कहना चाहते हैं ताकि हम यार मैसेज हमारा ये रहे कम से कम कि ठीक है आज इस गरीब का आंसर 0 आ गया, ठीक है, पर ये बेसिकली एक वेक्टर था, इसे वो इज्जत देना चाहते हैं, इसलिए हम इसे सिर्फ 0 नहीं कह रहे, 0 वेक्टर कह रहे हैं। हालांकि ये 0 वेक्टर भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 0 वेक्टर थोड़ा इरिटेट होता है हम लोगों को, यार 0 के बाद हम कुछ भी क्यों बोले, हमें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है। एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन ये नहीं है, स्कूल एग्जाम में भले ही आ जाए, आप फिर से हेडिंग दे दीजिए 0 वेक्टर, हेडिंग दे दीजिए 0 वेक्टर और बस यही बोलिए वेक्टर a - वेक्टर b = 0। अगर कभी हम ऐसे करेंगे a - a तो आंसर 0 आएगा और बस इसे खाली 0 नहीं कहते, 2 - 2 भी 0 होता और 2 मीटर - 2 मीटर भी 0 है। 2 - 2 को तो आप 0 कह सकते हैं पर 2 मीटर - 2 मीटर को बेसिकली 0 मीटर कहना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि इसकी क्वांटिटी के डायमेंशन क्या थे और इसे 0 वेक्टर भी कहते हैं
क्योंकि हम बताना चाहते हैं जिस क्वांटिटी से हम डील कर रहे थे वो एक वेक्टर था, इसे जीरो वेक्टर कहते हैं फॉर सम रीजंस। बट जो जीरो हो गया आप उसे कुछ भी कहते रहो, एक्चुअली वो किसी काम का तो है। इज्जत दे दिया आपने, पर हाउ डज दैट मैटर, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? एसेंशियली नल, कुछ भी नहीं होगा। आप कहते रहिए जीरो, खाली जीरो नहीं कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। तो आपसे कोई कहेगा कि जीरो वेक्टर को डिफाइन करो, तो हम बोलेंगे कि जब इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आंसर आता है जीरो, बट इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर जस्ट टू रिमेंबर दैट इट वाज अ वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसकी डायरेक्शन डिटरमिन नहीं की जा सकती। लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ अ जीरो वेक्टर, direction of a zero vector cannot be specified जीरो वेक्टर की डायरेक्शन अब इनडिटरमिनेट हो गई है, हम पता नहीं कर सकते। इट इज एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और लिख दीजिए कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर ए। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है और इसको जीरो से मल्टीप्लाई करिए तो बस दिस आंसर विल बी जीरो, बस इसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की हमने भाई के, थोड़ी महान आत्मा था तो हमसे भूलना नहीं चाहते कि वेक्टर था, बड़े बड़े काम करके गया, हालांकि अब जीरो हो चुका है। ये भी नल वेक्टर है, खाली जीरो लिखें उससे थोड़ा बेहतर है कि भाई वेक्टर था ये, कभी जीरो से किसी भी को मल्टीप्लाई कर दोगे वो जीरो हो ही जाएगा। अब आप हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो इसने बोल्ड लेटर्स में लिखा है एनसीईआरटी में, ये जीरो वेक्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर कह रहा है वेक्टर ए में अगर आप वेक्टर जीरो ऐड कर देंगे तो आंसर वेक्टर ए ही रहेगा। किसी कांस्टेंट को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा, और जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं जीरो वेक्टर की, स्कूल एग्जाम में ये आती हैं, बट इसकी दोबारा कभी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। What is the physical meaning of a zero vector? Consider the position and displacement vector in a plane shown in figure 4.1a. Now suppose that an object which is at p at time t moves to p dash and then comes back to p. So पहले ही पिछले पेज पे है। Then what is the displacement? Since the initial and final position coincide, so displacement is a null vector. बस वही, आप जब वापस अपने घर पे आ गए तो हमें क्या मतलब आपने बीच-बीच में इस जिंदगी में क्या-क्या किया, आप जहां से स्टार्ट हुए थे आप वापस वहीं आ गए, तो कहानी हो गई जीरो। थे वेक्टर तो जीरो वेक्टर बोल दिया, और क्या। अब ये अभी तक हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अभी तक हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बीच में ये जीरो वेक्टर वाली बात आ गई। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर ये एक वेक्टर है और ये आप दूसरा वेक्टर लेते हैं, एक के हेड पे दूसरे की टेल रखिए। अब ये जो खाली वेकेंट टेल है और ये वेकेंट हेड है, एक टेल और एक हेड तो यहाँ मिल गए, बस ये रिजल्टेंट की टेल है और ये रिजल्टेंट की हेड है। रिजल्टेंट की टेल से रिजल्टेंट की हेड जो एरो बनेगा वो वेक्टर ए प्लस बी होगा। वेक्टर एडिशन निकालने का बस ये तरीका है कि एक के हेड पे एक के टेल को रख दो। जब आपको एक वेक्टर को किसी दूसरे के पैरेलल डिस्प्लेस, एक वेक्टर को खुद के पैरेलल डिस्प्लेस करना पड़ता है तो वो काम थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो थोड़ा क्रिएटिव काम है, पर फॉर्चुनेटली इनफ हमें वो काम कभी करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ज्योमेट्रिकल मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ते, तो पता तो रहे बस कि एक के हेड को एक के टेल से जब मिला देते हैं तो जो वेकेंट टेल है वो रिजल्टेंट की टेल है और जो वेकेंट हेड है वो रिजल्टेंट की हेड है। इनको जब ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एरो आपको मिलेगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब आप हेडिंग दे दीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। भाई वो कह रहा है कि आप a माइनस बी अगर निकालना चाहते हो ना तो आप a प्लस माइनस बी का, खत्म बात।
हम लोगों को सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही आता है और उसी से हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। क्या करिए, रिवर्स वेक्टर बी एंड एड इट वेक्टोरियल टू वेक्टर ए। खत्म। ये स्टेटमेंट ठीक रहेगा। इस स्टेटमेंट पे 3 स्टार दे दीजिए आप। अगर आप a माइनस बी कर रहे हैं तो b को रिवर्स करिए और इसे a में ऐड कर दीजिए। बस अब मैं फिगर 4.5 का जो b पार्ट है वो आपके सामने बनाऊंगा। b को अगर आप a माइनस बी करना चाहते हैं तो b को रिवर्स कर दीजिए। माइनस मतलब रिवर्स करना, और बस फिर अब जो नया वेक्टर मिलेगा उसको a में ऐड कर दीजिएगा। ये तो भाई ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है और मैं भी ये वेक्टर b है। मैं ये शायद माइनस बी कहूंगा। अब ये a है और ये माइनस बी, ये a है और ये माइनस बी है। ये जो है ये वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, और ये जो है ये वेक्टर a प्लस वेक्टर। खत्म बात। आप एक के हेड को एक के टेल से मिलाइए, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट एडिशन होगा। अब बस आप अब a और माइनस b को ऐड करना चाहते हैं। अगर आप a माइनस बी निकालना चाहते हैं तो a और माइनस बी को ऐड करना चाहते हैं। यदि वो b है तो ये माइनस b है, यदि वो b है तो ये माइनस b है। तो यहाँ जब हम a प्लस माइनस बी कर रहे हैं ना तो ये प्लस हट ही जाएगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये a माइनस बी ही बचेगा। वो a प्लस बी है, वो a प्लस बी है और ये a माइनस बी। ये a था, ये b था, बस इसको पलट दो तो ये रिवर्स ऑफ वेक्टर b हो जाएगा। इसको जस्ट पलट दिया तो ये माइनस बी हो गया। ऑपोजिट मतलब रिवर्स। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप एक्चुअली a माइनस बी निकाल रहे हैं। a प्लस बी भाई थोड़ा बड़ा आना भी चाहिए था, तो बड़ा दिख भी रहा है, और a माइनस बी छोटा आना भी चाहिए था, तो ये से छोटा दिख ही रहा है। देख लीजिए, एडिशन से आंसर बड़ा आना ही चाहिए था। तो वो अब अपने इस ट्रायंगल की जो बड़ी वाली साइड है वो a प्लस बी है, और इस ट्रायंगल की जो छोटी वाली साइड है वो a माइनस बी है। फिगर 4.6 में इसने बात की था टू वेक्टर्स a एंड b है विद द टेल्स ब्रॉट टू अ कॉमन ओरिजिन। a प्लस बी दिखा रहा है आपकी बार वो, और फिर वो इसी तरह से पैरेललोग्राम मेथड। चलिए हम ये हेडिंग या क्वेश्चन के रूप में लिख तो लेते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ इसमें अलग से आप हेडिंग दे सकते हैं। चलिए, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जी, if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, sorry, by two sides of a triangle, by two sides of a parallelogram, two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a parallelogram. Then diagonal of the parallelogram
डायरेक्टली इसमें एनसीईआरटी ने डेफिनेशन कहीं दी नहीं है, इसलिए हम अभी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two sides of parallelogram, then diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of these two sides represent resultant of the two vectors. Two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of parallelogram. ये मान लीजिए वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो आप इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। इसके पैरेलल ये बनाइए और इसके पैरेलल ये बनाइए, इसके पैरेलल ये बनाइए और इसके पैरेलल ये बनाइए। Two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a parallelogram, then diagonal of the parallelogram passing to the point of intersection of these two sides represent ये जो है ये रिजल्टेंट दिखा रहा है। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन इसने अलग से तो कहीं लिखी नहीं, डायग्राम में लिख दिया है बस। अगर ये if two vectors are A and B in magnitude and direction by two sides of parallelogram, parallelogram के दो sides हैं, then diagonal ये वाला diagonal, actually diagonal एक ये भी होता है, इसलिए मुझे बताना पड़ा A और B का जो point of intersection है उससे जो गुजरने वाला diagonal है वही इन दोनों का resultant indicate करता है। सर यहाँ A और B को नहीं जोड़ेंगे। हाँ सर यहाँ हम A और B को नहीं जोड़ेंगे, मतलब हेड टू टेल। यस नहीं, हेड टू टेल ट्रायंगल लॉ में जोड़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल रखते हैं, क्योंकि उसे पैरेललोग्राम की दो साइड्स बनानी है ना। यस वो बात मैं भी लिखवा दूंगा आपको। फिलहाल आप ये देखिए, अगर ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर B है, और अगर ये वेक्टर B है तो ये भी वेक्टर B। अब इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगाइए तो दिख रहा है कि हाँ वेक्टर A प्लस B वेक्टर R है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर R है। पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ से एग्री कर रहा है। यही इसने फिगर 4.6 में कहा है, टू वेक्टर्स A and B with their tails brought to a common origin, the sum A plus B obtained using the parallelogram method. C कहता है parallelogram method of vector addition is equivalent to triangle method. बस ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशंस मोस्टली नीट और जेईई के लिए तो इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। ये डेफिनेशंस मोस्टली नीट और जेईई के लिए तो इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। ये डेफिनेशंस फिलहाल इसलिए इसने दी भी नहीं है, हमको तो एप्लीकेशन देखनी है, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। हाँ, हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये देख रहे हैं कि जब ट्रायंगल लॉ अगर आप लगा रहे हैं A और B में, ट्रायंगल लॉ लगा रहे हो तो हेड टू टेल मिलाया जाता है, एक के हेड पे दूसरे का टेल होता है। पर जब पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं तो टेल टू टेल मिलाते हैं, उसने लिखा है द टेल्स ब्रॉट टुगेदर। ये एक लिख दीजिए ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है। और वंस अगेन मेरे हिसाब से इसका एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है कोई भी बात। ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है, शुरू में इन्हें समझना है तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल लॉ हेड ऑफ वन एंड टेल ऑफ द अदर मीट एट सेम पॉइंट। एक का हेड और दूसरे का टेल मिलाए जाते हैं, एक का हेड और दूसरे का टेल मिलाए जाते हैं। पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैंने, यदि ये B था तो इसके पैरेलल वाली साइड को भी B का वेक्टर B, और अगर ये वेक्टर A है तो इसकी जो ऑपोजिट पैरेलल साइड है उसको भी वेक्टर A का। अब ट्रायंगल लॉ में हम एक के हेड को दूसरे के टेल पे मिलाते हैं, और जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है, फ्रॉम द वेकेंट टेल टू द वेकेंट हेड represents the resultant.
पैरेललोग्राम लॉ में लिख दीजिए टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर ब्रॉट एट सेम पॉइंट। पैरेललोग्राम में टेल ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर ब्रॉट टू अ कॉमन पॉइंट। Tail of both the vectors are brought to a common point. ठीक है, ऑब्जर्वेशन ठीक है, अभी पढ़ने के लिए, अभी कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, पर इवेंचुअली फाइनली एग्जाम में कुछ भी ज्यादा काम नहीं आएगा। हाँ, ट्रायंगल में हम एक के हेड पे दूसरे का टेल चढ़ाते हैं और वेकेंट टेल से वेकेंट हेड तक हमारा रिजल्टेंट होता है। पैरेललोग्राम में तो फिर ऑब्वियसली पैरेललोग्राम में तो हम कहेंगे भाई ये चाहिए हमें, पैरेललोग्राम में ये चाहिए क्या, two vectors should represent two sides of a parallelogram। अब साइड तो फिर एक पॉइंट पे मिलेंगी ना, तो पैरेललोग्राम लॉ में वो दोनों वेक्टर्स के टेल, दोनों के टेल एक कॉमन पॉइंट पे लाए जाते हैं और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल निकलता है वो आपके बाद रिजल्टेंट होता है। ये पैरेललोग्राम लॉ, एक बहुत छोटा मोटा आइडिया, रफ आइडिया इनके लिए आपका काफी है, एक बहुत रफ आइडिया काफी है, इनके बहुत डिटेल में मत जाइए। अभी तक वेक्टर्स के चैप्टर में कोई भी अच्छी बात खास स्टार्ट हुई नहीं है, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कोई भी शायद ऐसा पॉइंट नहीं है जिस तब तक मैंने 5 स्टार दिए हों, है क्या? नो सर। No, sir. नो सर। चलिए एग्जाम्पल 4.1 करते हैं। हाँ, ये थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन दिख रहा है सर। एटलीस्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। सर हाँ जी, बोलिए जोर से। लॉ आप एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूं एक बार? सर ये भी हमने लॉ बताया ना पैरेललोग्राम वाला, वो अच्छे से समझ। उसकी स्टेटमेंट, उसकी डेफिनेशन। यस सर। तो उसमें तो हमने यही कहा कि अगर एक वेक्टर, दो वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स हैं ऐसे, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो आप जहां ये है मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इन दोनों की टेल को मिलाओ, यहाँ ए है और यहाँ बी है, इसको बी वाले को उठा के यहाँ ले आओ, बी को उसके पैरेलल डिस्प्लेस करके इस तरह से ले आओ कि इसकी टेल मिल जाए। फिर ए के अब इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। अब इसके पैरेलल ये बनाइए और इसके पैरेलल ये बनाइए। पहले तो आपने ए को डिस्प्लेस करो या बी को डिस्प्लेस करो स्वयं के पैरेलल और दोनों की टेल को मिला दो, और फिर बी के पैरेलल ये बनाओ, ये भी बी होगा, ए के पैरेलल ये बनाओ, और बस अब ये जो डायगोनल बनेगा, जो दोनों की टेल से रिजल्टेंट की टेल निकलेगी, आपने ए की टेल और बी की टेल मिला दी, बस यहीं से जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, बस ये डायगोनल ही रिजल्टेंट होता है। ये डायगोनल कैसे रिजल्टेंट होता है ये मुझे नहीं मालूम, मेरे को तो सिर्फ ये आता है कि भाई मैं टेल से टेल अगर मिला दूंगा तो जो डायगोनल निकलेगा वही रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट की टेल इन दोनों की टेल से निकलेगी। मैंने तो बस इसे रटा है, अभी समझा नहीं है कि इसको किया क्या है, बस वो जरूर मैं एक बार फिर बोल सकता हूँ। ये ए है, मे बी ये बी है, तो मैं ए को यहाँ ले जाता हूँ, ए को यहाँ ले जाता हूँ, ये बी है, ये ए है। अब इसके पैरेलल ये बी बना देता हूँ और इसके पैरेलल ये ए बना देता हूँ, और बस ये ए और बी का रिजल्टेंट है। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को डिनोट कर रहा है। यस सर। दोनों को टेल टू टेल मिलाओ और बस डायगोनल कंप्लीट करो। आप ये लिख तो सकते हैं, हालांकि ये काम कभी आएगा नहीं आपके, पर आप लिख दीजिए स्टेप्स फॉर, चलिए मैं पूरा ही लिखवा देता हूँ, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट बाय ट्रायंगल मेथड। Steps for finding the resultant by triangle method. Steps for finding the resultant by triangle method. लिखिए, number 1 step. Displace one of the vectors. Displace one of the vectors parallel to itself. Displace one of the vectors
parallel to itself such that displace one of the vectors parallel to itself such that head of one vector and tail of one vector and tail of the other vector forms a common point. Head of one vector and tail of the other vector forms a common point. Number 2. Draw an arrow from vacant tail to vacant head. Draw an arrow from vacant tail to vacant head to complete a triangle. और बस लिख दीजिए this third side of the triangle. ये जो हमने बाद में बनाई है, this third side of the triangle represents this third side of the triangle from tail to head represents the resultant. बस इतना ही लिख देते हैं. Of course of the two vectors जो हमने बनाए थे उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है. आपको उसका मैग्नीट्यूड भी समझ में आ रहा है और आपको उसकी डायरेक्शन भी समझ में आ रही है. डायरेक्शन है फ्रॉम टेल टू हेड. मैंने स्टेप्स में आपको ये पढ़ाया कि एक वेक्टर को किसी भी एक वेक्टर को उसके स्वयं के पैरेलल डिस्प्लेस करिए सच दैट एक का टेल दूसरे के हेड पे मिल जाए. अब आपके पास एक वेकेंट टेल होगा और एक वेकेंट हेड होगी. इन दोनों को जोड़ दीजिए. यही थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिजल्टेंट है ए और बी का, जो पुराने दो वेक्टर्स थे. और ये आपको मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है. छोटा आंसर आया है तो छोटा वेक्टर मैग्नीट्यूड कम है, थर्ड साइड बड़ी आई है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है. उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, वो तो स्केल से नापनी पड़ेगी. इसीलिए मेथड ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो पता नहीं लग रही ना. दिख रहा है कि ये रिजल्टेंट है पर वैल्यू नहीं पता लग रही, इसलिए मेथड ज्यादा काम का है नहीं. और अब हेडिंग दे दीजिए स्टेप्स टू फाइंड रिजल्टेंट. Steps to find the resultant of two vectors in this direction. Steps to find resultant of two vectors by parallelogram method. Steps to find resultant of two vectors by parallelogram method. तो नंबर 1 स्टेप लिख दीजिए कि ब्रिंग टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स. आपको दो वेक्टर ए और बी दिए हैं. ब्रिंग टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, नाम भी ले लेते हैं. ब्रिंग टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी एट अ कॉमन पॉइंट. उन्हें मिला दीजिए. दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल मिला दीजिए. दोनों की टेल एक जगह ले आइए. नंबर 2, अगला स्टेप है कंप्लीट द पैरेललोग्राम. अभी आपके पास सिर्फ ए और बी थे. एक ए यहाँ था और मे भी एक बी यहाँ था. तो ए को तो यहीं ले आए, बी को इससे, बी में भी यहाँ था तो मैं बी को यहाँ ले आया. अब मेरे को इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है ना, तो बी के पैरेलल बी बनाइए और ए के पैरेलल ए बनाइए. ऐसा लिख दीजिए. बाय उसी में आगे लिख दीजिए स्टेप नंबर 2 में. आपको ड्रॉ बी पैरेलल टू बी एंड ड्रॉ ए पैरेलल टू ए.
इसके पैरेलल अगर ये ए है तो इसके पैरेलल वाली लाइन भी तो ए ही कहलाएगी, और अगर ये बी है तो इसके पैरेलल वाली लाइन भी तो बी ही कहलाएगी। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए और बस अब लिख दीजिए नंबर 3, the diagonal passing through the point of intersection of tails of A and B, the diagonal passing through the points of intersection of tails of A and B, the diagonal passing through the points of intersections of tails of A and B represents the resultant. A और B के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डायगोनल पास हो रहा है, बस यही डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट बताता है, रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट, यही रिजल्टेंट। और खास बात ये है कि तीनों की टेल, ए की टेल, बी की टेल और रिजल्टेंट की टेल एक ही पॉइंट पे इससे गुजर रही है। ये बात और ब्रैकेट में लिख दीजिए। Tail of the resultant passes through tails of A and B. A की टेल, B की टेल और रिजल्टेंट की टेल सब एक साथ है। तो इससे क्या होगा कि आपको अब ये पता पड़ जाएगा कि उधर है, डायरेक्शन मिल जाएगी। बहुत काम के नहीं है ये दोनों मेथड। हाँ, आइडिया तो जरूर होना चाहिए। हमने जो स्टेप्स लिखे हैं, चलिए इन दोनों पे हम 3-3 स्टार दे देते हैं। ट्रायंगल वाला बल्कि तो ज्यादा काम का है शायद, ट्रायंगल वाले पे 3 स्टार दे दीजिए, पैरेललोग्राम वाले पे 2 स्टार दे दीजिए। बहुत एक रफ आइडिया तो हमें होना चाहिए। चलिए मैं एग्जांपल 4.1 करा रहा हूँ आपको। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, एडवांस्ड है, पर क्वेश्चन है तो ज्यादा अटेंशन हमें इस पे देनी पड़ेगी। इसके 20 बार भी रिवीजन करने पड़ते हैं तो करिए। मैं इस पे इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं, मैं इसको एडवांस्ड कह रहा हूं, थोड़ा सा टफ रह सकता है इनिशियली। The rain is falling vertically with a speed of 35 मीटर पर सेकंड। वर्टिकली आसमान से ये वर्टिकली गिर रही है, ठीक है। हम शायद इनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डायग्राम में दिखाया गया। वर्टिकली अपवर्ड शायद उसने नॉर्थ का है, हालांकि तो नॉर्थ सामने होता है, पर कन्वेंशन में कुछ भी मान सकते हैं। आसमान की तरफ वर्टिकली ऊपर जो है वो नॉर्थ मान लीजिए और वर्टिकली डाउनवर्ड को साउथ मान लीजिए। ऐसा उसने रेफरेंस फ्रेम क्वेश्चन में खुद ही बताया। Rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. Wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. ठीक है, east to west direction. Okay, in which direction should the boy walking at bus stop hold his umbrella? अपने आप को बचाने के लिए बस स्टॉप पे खड़े हुए बॉय को क्या करना चाहिए? तो पहले तो यही लिख दीजिए, सॉल्यूशन। क्वेश्चन भी पूरा कॉपी कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैं इस पे 4 स्टार दे ही देता हूँ फाइनली। थोड़ा सा टफ लगेगा इनिशियली आपको, पर ये करना ही होगा शायद। 4 स्टार दीजिए। यूजुअली पेपर में इसे अवॉइड ही किया जाता है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाता है, और पेपर में टफ क्वेश्चन नहीं आते। जेईई मेन की बात करें तो थोड़े बहुत टफ आते हैं। नीट में तो फिलहाल 3-4 साल 23 के नीट तक टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहले तो लिख दीजिए रेफरेंस फ्रेम। हमें हर क्वेश्चन में अपना रेफरेंस फ्रेम बता देना चाहिए। हम उसमें ओरिजिन बताते हैं और डायरेक्शंस बताते हैं। तो ये वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन इज नॉर्थ, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इज साउथ, ये राइट हैंड की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ईस्ट है, और ये वेस्ट है। कैलकाटा की तरफ ईस्ट है, बॉम्बे की तरफ वेस्ट है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन होती है, पर आप ये मान सकते हैं रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, जो कि मैं 35 लिख भी दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 and wind starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. ये east to west है, इधर east से west आ रही है। ये
ये 12 हो गया। 35 वाला एरो मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए और 12 वाला एरो मुझे थोड़ा छोटा दिखाना चाहिए। ये रेन की वेलोसिटी है, ये रेन की वेलोसिटी है जो कि 35 है, और ये विंड की वेलोसिटी है जो कि 12। ये विंड की वेलोसिटी। हमारा पहला काम है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन। रेन पे ये भी वेलोसिटी है और हवा की वेलोसिटी भी तो रेन ड्रॉपलेट्स को इधर ले जा रही है ना। बारिश खुद ब खुद तो यहाँ गिरना चाह रही है शायद ग्रेविटी के कारण, और हवा तो रेन को यहाँ ले जा रही है ना। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन हमें निकालनी है। दोनों का मिला जुला असर, कंबाइंड असर। खुद यहाँ गिरना चाह रही थी, विंड यहाँ ले जा रही है, दोनों वेलोसिटी रेन पे एक साथ काम कर रही हैं। ऐसा एक लाइन लिख दीजिए, both the velocities are acting simultaneously on the raindrops. Both the velocities are acting simultaneously on raindrops. और इसलिए मेरे ख्याल से मैं 5 स्टार देने वाली एक बात अब आपसे कर रहा हूं कि रेन ड्रॉप्स विल फॉल इन द डायरेक्शन, विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाता है, इस पे मैं 5 स्टार दे रहा हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाता है तो जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा रेन ड्रॉप वहां जाएगी। अब रिजल्टेंट निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो ट्रायंगल लॉ ले लीजिए या पैरेललोग्राम लॉ ले लीजिए। चलिए फिलहाल हम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पैरेलल ये बना लिया, इसके पैरेलल ये बना लिया। ट्रायंगल लिख दीजिए कि रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय पैरेललोग्राम लॉ। इसके पैरेलल ये बना लिया, इसके पैरेलल ये बना लिया, और ये रिजल्टेंट आ गया। मैं इसे, ये वी रेन है, दोनों को वी आर नहीं लिखना चाहता, इसे मैं रेन पूरा लिख देता हूँ। वी रेन है 35 और ये है वी रिजल्टेंट, ये है वी रिजल्टेंट। दोनों वेलोसिटीज बारिश की बूंदों पे एक साथ काम कर रही है। बारिश में ये भी वेलोसिटी है जो उसे नेचुरली ग्रेविटी ने दी है, और हवा उसको बहा के यहाँ ले जा रही है। पहले तो बारिश गिर भी यहाँ रही थी, शायद पहले बारिश यहाँ गिर रही थी, तो मैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए छतरी ऐसे पकड़ के रखा था। अब हवा बारिश को ऐसे ला रही है, ये तो हमने एक्सपीरियंस किया है डेली लाइफ में। बारिश कभी कभी एंगल पे आती है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मोशन होता है, ये बात ध्यान रखना। मोशन हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में अब बारिश यहाँ आएगी, और अब अगर आप अपने आप को बारिश से भीगने से बचाना चाहते हैं, अगर बारिश से भीगने से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो जो अम्ब्रेला है वो आपको यहाँ पकड़ना पड़ेगा ताकि बारिश की वेलोसिटी पूरी कट जाए। लिख दीजिए, द अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड, umbrella should be held so as to cut the direction of rain. ये जो क्लॉथ है, कपड़ा, छतरी का जो कपड़ा है, वो यहाँ इसके राइट एंगल्स पे आए, पर हमें इसकी डायरेक्शन नहीं बतानी है। हमें तो ये छतरी की डायरेक्शन जो है वो फिर रेन की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। छतरी का जो डंडा है, इसकी डायरेक्शन रेन की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ताकि छतरी का कपड़ा रेन के राइट एंगल्स पे आए और रेन को पूरी तरह रोक दे। अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड के बाद क्या फिर से बोलिए। सर आपने द अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड के बाद, अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रेन। मुझे पता नहीं क्या लिखा था मैंने, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए कि अम्ब्रेला हमको इस तरह से पकड़ना है। बारिश से बचना है तो छतरी कैसे पकड़ेंगे? छतरी का जो स्टिक है, डंडा जो है, ये बारिश के अलाउ, रेन के अलाउ होना चाहिए, ताकि जो छतरी का कपड़ा है वो बारिश के राइट एंगल्स पे आए। हमको बचना है तो हम छतरी ऐसे पकड़ेंगे। अब ये डायरेक्शन से ही मुझे मतलब है, इससे मुझे मतलब नहीं है। बारिश जब यहाँ से आ रही थी तो मैंने छतरी ऐसे पकड़ी थी, और जब बारिश वहां से आ रही तो मैंने छतरी ऐसे पकड़ी है। अब अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का सहारा ले लीजिए। इस ट्रायंगल में ये 35 है और ये 12 है, तो जो वी रिजल्टेंट है
वो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये 35 है और ये 12 है, और ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, वो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है। ये 35 से थोड़ा सा ही बड़ा आएगा, 35 का स्क्वायर शायद 1225 आता है, प्लस ये 144 आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 1369 हो जाएगा शायद, और मेरे को लगता है 9 का रूट 3 होता है, तो 7 आना चाहिए, 7 7 से 49, 37 शायद आना चाहिए। ये 35 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा, 37 मैंने अंदाजे से ले लिया क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यूनिट प्लेस पे, तो ये बारिश की रिजल्टेंट वेलोसिटी 37, बारिश की रिजल्टेंट वेलोसिटी 37 है। और असली कठिन चीज है भाई इसका एंगल, एंगल हमेशा देखना पड़ता है कि इसने एंगल कहां से मांगा है। ये बताता है सवाल में आपको कि भाई मेरे को छतरी पहले तो मेरी यहाँ थी, अब मैं उसे कितना मोड़ लूं, लिख दीजिए, वी हैव टू मेंशन एंगल, न्यू एंगल ऑफ द अम्ब्रेला, वी हैव टू मेंशन द न्यू एंगल ऑफ द स्टिक ऑफ द अम्ब्रेला, छतरी के स्टिक का नया एंगल बताना है फ्रॉम इट्स इनिशियल एंगल, छतरी के एंगल का नया एंगल बनाना है इनिशियल एंगल से। छतरी इनिशियली ऐसे थी, मतलब वो सवाल बताएगा कि आपको एंगल कहां से बताना, ये हमेशा प्रॉब्लम होती है। दिस थीटा शुड ऑलवेज बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, ये लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए, which theta, what is being defined as theta in the question, निकालना कौन सा एंगल है, हमें क्वेश्चन में कौन सा एंगल निकालना है, ये सवाल में ही ध्यान से देखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ये tan थीटा लिख लेता हूँ, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो tan थीटा हो गया 12 अपॉन 35। इससे आगे हमें अभी कुछ सीखना नहीं है, ये क्या करना है हमें ये पता नहीं। हाँ, थीटा अगर इधर है तो tan को मैं उस तरफ ले जाके ऐसा लिख सकता हूँ, इसकी सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी वो अभी हमें नहीं पता है, हमें बस इतना ही लिखना है कि भाई tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 12 है और ये 35 है, तो tan थीटा है 12 है 35, थीटा यदि मैं tan को उस तरफ ले जाऊं तो 1/10 हो जाएगा। तो ऐसे लिखना जरा अच्छा नहीं, एस्थेटिक्स इसके अच्छे नहीं है, ऐसे हम लिखना सुंदर नहीं लगता, तो हम इसे tan इनवर्स लिख देते हैं, 1/10 की जगह tan इनवर्स लिख देते हैं। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो वो क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट निकाल लिया, और tan थीटा निकालना है, भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही गया, राइट एंगल ट्रायंगल के ही सवाल आपको आ सकते हैं क्योंकि वही आप केवल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि केवल हमें पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कुछ आता ही नहीं है फिलहाल तो, और tan थीटा चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। असली उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है, इसमें इसीलिए एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। सबसे बड़ी बात आप ध्यान दीजिए कि छतरी ऐसे खड़ी थी, अब आपने छतरी को ऐसे मोड़ा है, आप इसे क्या बोलेंगे, किस तरफ मोड़ा है आपने, आपने इसे टुवर्ड्स ईस्ट मोड़ा, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगा के इस बात को लिख दीजिए। एंगल 19 डिग्री है, ये वो कैलकुलेशन से बता रहा है, वो मुझे एंगल थीटा ही बोल दीजिए, आप बस बोल सकते दीजिए कि द अम्ब्रेला should be tilted by theta towards the east, umbrella should be tilted by theta towards the east, ऐसे पकड़ा था ना। अब बारिश अगर ईस्ट से वेस्ट आ रही है तो जहां से बारिश आ रही है तुम उस तरफ ले जाओ, जहां से बारिश आ रही है, ईस्ट का भगवान इधर बारिश भेज रहा है तो तुम ईस्ट की डायरेक्शन में ही तुम बोलोगे भैया मत के भेजो यार, ईस्ट से अगर वेस्ट आ रही है तो टुवर्ड्स ईस्ट, ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगा आपको, ये टफ है। हमें धीरे धीरे इस मैग्नीट्यूड में निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर का रूट आप सीख ही जाएंगे, आप ये tan थीटा भी सीख जाएंगे, tan इनवर्स लिखना भी सीख जाएंगे, ये सब मैथमेटिक्स है, ये प्रॉब्लम नहीं है। पर छतरी किस तरफ मोड़नी है ये बड़ी प्रॉब्लम, ये डायरेक्शन तो मैं तो इधर मोड़ रहा हूँ, यहाँ मैंने ईस्ट कहा था, ये ईस्ट है, पहले छतरी ऐसी थी, अब मैंने इधर मोड़ दी, तो थोड़ा सा जहां से भी मैं था वहां से मैं हल्का सा ईस्ट की तरफ चला गया ना, ये भी पहले ऐसा था, मैं हल्का सा इस तरफ चला गया, वो डायरेक्शन ईस्ट है, छतरी आपको ईस्ट की तरफ मोड़नी है जहां से बारिश आती है,
ये बात फाइनल लिख दीजिए, रटना पड़ेगा आपको इसे, ये कठिन है, इसे फील करना है, ये मैथमेटिक्स से सपोर्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली फिलहाल। लिख दीजिए, umbrella should always be held, umbrella should always be tilted, umbrella should be always be tilted towards the direction from which wind comes. विंड ईस्ट से आ रही है ना, तो आपको ईस्ट की तरफ अम्ब्रेला मोड़ना पड़ेगा। आप ऐसा अम्ब्रेला पकड़ के रखे थे, अब आपको ईस्ट की तरफ, बारिश वहां से आ रही है तो जहां से आ रही है उसी को तो रोकोगे। ईस्ट से आ रही है तो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ अपने आप को टिल्ट कर लो, बस। ये लास्ट वाला क्वेश्चन कठिन है, इट विल टेक टाइम, करिए उसे कई बार, तब कॉन्फिडेंस आएगा। बाय बाय।